डॉक्टर मुकेश चंद, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र ललितपुर, प्रसार निदेशालय बांदा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा। कि हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भरता की बात करते हैं कि अगर कोई देश आपको खाने के लिए ना दे तो आप क्या करोगे? भाई खुद अपना उत्पादन कर लोगे। कोरोना जैसी बीमारी या और कोई बीमारी आती है तो आत्मनिर्भर की बात करते हैं। तो ऐसे समय क्या है कि हमारा जो पूरा बुंदेलखंड है पानी कमी का क्षेत्र है। हम क्या है रबी में और खरीफ में खासतौर से तिलहनी फसलों को बढ़ा रहे हैं। तिलहनी फसल कम पानी चाहती है, जैसे सरसों, तो सरसों 1 या 2 पानी में पक जाती है। हाँ, आप देख रहे हैं ना, 1 या 2 पानी में पक जाती है। और सबसे बड़ी बात है, गेहूं में कितना पानी देना पड़ता है आपको? 4 पानी देना पड़ता है। कहाँ 4 पानी और कहाँ 1 पानी। और गेहूं का जो समर्थन मूल्य है वो कितना? तो अब आप समझ रहे हैं ना, 2500 से ज़्यादा गेहूँ किसान बेच नहीं पाता, 2500 रुपये क्विंटल। लेकिन वहीं पर आपकी जो सरसों है वहीं पर 6 से 7 हज़ार तक बिक जाता है, ठीक है ना। तो 1 क्विंटल सरसों से हम गेहूँ खरीद सकते हैं और पानी की बचत कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे देश में तिलहन की कमी है, इस समय तेल की कमी है, हमें बाहर से तेल मंगाना पड़ रहा है, खासतौर से पाम ऑयल, है ना। लोग क्या कर रहे हैं, पाम ऑयल मिक्स कर करके बेच रहे हैं। तो हमें क्या करना है, आपका सरसों है, अलसी बुंदेलखंड की फसल थी, आप जानते हो पुराने टाइम में, आप जानते होंगे, लेकिन आजकल अलसी कोई नहीं लगा रहा। लेकिन आज हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पे आप देखेंगे कि अलसी भी हमने लगाई और किसानों के यहाँ भी। तो अलसी भी कम पानी में पक जाती है। कहने का आशय ये है कि दलहन और तिलहन ये हमारी बुंदेलखंड की फसलें हैं, जहाँ पर मौसम ऐसा रहता है कि फरवरी आते आते गर्मी आ जाती है। आप देखते हैं ना बुंदेलखंड में, तो आप कभी भी फसल लगाइए एक ही साथ पक जाती है। मार्च में काट लेते हैं हम लोग, लेकिन होता क्या है कि उनको समय कम मिलता है और समय कम मिलने के कारण उत्पादन कम हो जाता है। इसीलिए हमें समय से लगाना है। साथ ही थोड़ा सा मिट्टी की जांच करानी है। मिट्टी की जांच करा करके तिलहनी फसल में अगर अच्छी उत्पादन लेना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, सल्फर की पूर्ति करनी पड़ती है। सल्फर अवश्य डालिए। ये जो झरप होती है, आप जानते हैं तेल में क्या होती है, जो आंखों में लगता है, चाहे धुआं का तेल हो, चाहे सरसों का तेल हो, है ना। सोयाबीन लगा रहे हो, आपके यहाँ सोयाबीन भी होता है ना। खरीफ में सोयाबीन में अगर आपने सरसों की फसल ले रहे हैं, सोयाबीन की फसल ले रहे हैं, अलसी की फसल ले रहे हैं, तो इन सभी फसलों में सल्फर का इस्तेमाल अवश्य करिए। कोई किसान है हमें बताएगा कि सल्फर डालता है? कोई किसान डालते हैं ना। तो सल्फर कब डाला जाता है? बुवाई के समय पहली जुताई, है ना, जब आप बुवाई करने जा रहे हैं उस समय पाउडर टाइप का आता है और उसको आप पूरे खेत में, है ना, बिखरा दीजिए। चाहे तो आप गोबर की खाद में डाल दीजिए। इसी तरह से एक चीज़ और कहेंगे कि आजकल यूरिया और डीएपी की दिक्कत हो रही है ना। तो कमी नहीं है, लेकिन क्या है कि जब एक ही साथ फसल की बुवाई होती है तो सप्लाई नहीं हो पाती है, एक साथ रैक नहीं आई, कोई और दिक्कत है। तो ऐसे में क्या है, प्रत्येक किसान 1 एकड़ में प्राकृतिक खेती अवश्य करें। 1 एकड़ में प्राकृतिक खेती, और प्राकृतिक खेती का है गौ आधारित प्राकृतिक खेती। अगर आप गौ का संरक्षण करना चाहते हैं, है ना, फिर गौशाला की ज़रूरत नहीं रहेगी हमको। अगर गाय, पहले ज़माने में तो कोई गाय नहीं छोड़ता था, अब आज क्या है कि गाय ने दूध देना बंद कर दिया और गाय सड़क पर चली गई। जैसे माँ बाप है, पूरी ज़िंदगी भर काम किया, बूढ़े हो गए तो वृद्धाश्रम में भेज दिया। ये गलत चीज़ है, हमें इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो माँ बाप हैं वही हमको इस धरती पर लेकर के आए, उन्होंने ही हमारी परवरिश करी है। क्यों साहब, पाला पोसा किसने? माँ बाप नहीं तो है ना। सबसे पहला गुरु तो कौन होता है? माँ ही होती है, पिता ही होता है जो परवरिश करता है। तो ये काम नहीं करना है, स्वार्थपरता नहीं लानी, गौ माता की सेवा करनी है, संरक्षण करना है, संवर्धन करना है और
गौ के मूत्र से, गोबर से जीवामृत, घनजीवामृत आप अभी देखेंगे। हमारे यहाँ यूनिट स्थापित की है हमारे वैज्ञानिक साथी हैं डॉक्टर दिनेश तिवारी, है ना। इनका यूट्यूब पे भी काफ़ी जो है प्राकृतिक खेती से बहुत सारा मटेरियल है, तो आप देखिएगा। बहुत अच्छा जो है जीवामृत, घनजीवामृत बना करके फसलों को वही आप दीजिए, प्रयोग कीजिए, है ना, छिड़किए और DAP और यूरिया की बचत कीजिए। तो जहाँ एक तरफ हमारी लागत मूल्य कम होगा फसलों में, वहीं दूसरी तरफ हमारी आमदनी बढ़ेगी ना। सबसे ज़्यादा पैसा किस में लगता है किसान का? लागत लगती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा DAP और यूरिया में पैसा जाता है, और फिर उसके बाद दवाइयों में पैसा जाता है। चाहे आप जैसे आजकल थोड़ा मौसम था, 4-5 दिन पहले माहू लग गया था सरसों में माहू लगा ना। देखिए हम आपको बताएं, ये सामने सरसों लगी है ना, थोड़ा 2-3 वैरायटी लगी हैं। इसमें जैसे ही हमने देखा कि इसमें माहू लगा है, हमने डॉक्टर तिवारी जी से बोला कि डॉक्टर साहब हमें सुबह वो किसान नहीं है जो सुबह होते हुए अपने खेत पे ना पहुंच जाए। ये बात सही है कि नहीं? खेत पे क्या हो रहा है, सुबह खेत पे जाइए, पता चल जाएगा। और तुरंत हमने क्या किया, जीवामृत, घनजीवामृत, नीमास, 10 पानी अर्क जो भी है, चाहे नीमास छिड़किए चाहे 10 पानी अर्क छिड़का, और सारा की सारा माहू। जरूरत नहीं है हमको दवाई लाने की कि थायोमैक्साम लाएं कि वहाँ से दूसरी दवाइयाँ महंगी लाएं। और एक काम और करना है, ये करना है, जैसे सरसों की फसल है, पहली डंडी तो निकलती है जिसमें फूल निकलता है, जिसको आप काट दीजिए और जानवरों को खिला दीजिए, या सरसों का साग बना करके घर में खा लीजिए। उससे क्या होगा, अब बताओ उससे क्या होगा? तमाम शाखाएं निकलेंगी, तो पैदावार आपकी दूनी हो जाएगी। कहीं एक शाखा लगी है और कहीं 2 लगी है, तो दूनी फलियाँ होंगी कि नहीं ना। तो आपको करना क्या है कि जैसे ये पहली बार निकलती है, सामने देख रहे ना, उसको काट दीजिए ऊपर से। पौधे क्या करेगा, फिर नीचे से कई शाखाएं निकलेंगी, जितनी शाखाएं निकलेंगी उतनी फलियां ज़्यादा होंगी, उतना ही इसमें कोई ज़्यादा पैसा लगा। तो ये किसान को मालूम पड़ा चाहिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग आए।